हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अथेनियम एकेडमी की डिजिटल क्लासेस में। और मैं हूं अभिषेक सिंह भदौरिया और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना बुद्धि टॉपिक, जो मैंने कंटिन्यू किया था, स्टार्ट किया हुआ है बुद्धि टॉपिक। उसका फर्स्ट लेक्चर मैं ले चुका हूं, जहां मैंने बताया है कि बुद्धि की परिभाषा सामान्यतः जीवन में क्या है। और आज हम बात करेंगे कि बुद्धि शब्द कहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने बताया था उस क्लास में कि हम लोग इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, तो प्रॉपरली हम उस चीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा टॉपिक है बाल विकास में, और टॉपिक हमारा क्या है, बुद्धि। आज डिजिटल क्लासेस का हमारा टच पैनल नहीं है, क्योंकि आज आंधी वगैरह आने की वजह से लाइट नहीं है, फिर भी हम अपनी कंटिन्यूटी रखते हुए क्लास को लगातार रखे हुए हैं। तो हमारा टॉपिक जो है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। ठीक है, अब इंटेलिजेंस में सबसे पहला वर्ड ये आता है, क्या बुद्धि शब्द प्राचीन समय से ही जितने भी हमारे जो मनोवैज्ञानिक थे या हमारे प्राचीन ऋषि मुनि रहे, उन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया? ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें प्राचीन समय की, तो प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के द्वारा इस बुद्धि को नाम दिया जाता था विवेक। मैंने आपको बताया कि हमारे प्राचीन भारतीय मनीषियों द्वारा बताया गया कि बुद्धि क्या है, कंठस्थ करने का एक कारक, यानी किसी भी चीज को याद रखने का एक कारक। ठीक उसी तरीके से प्राचीन समय में उसके लिए वर्ड क्या यूज करते थे, विवेक शब्द यूज करते थे। तो बुद्धि शब्द आखिर किसने दिया, तो हम इसके लिए बात करते हैं। तो हमारा जो बुद्धि शब्द दिया गया, वो बुद्धि शब्द हमारा दिया गया 1885 में, जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ये शब्द हमें 1885 में जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस गाल्टन, इनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन, इनका नाम हम लोगों ने जो अनुवांशिकी टॉपिक पढ़ा था वहाँ बताया था मैंने आपको कि जेनेटिक्स जो थ्योरी थी, आंकड़ों की थ्योरी थी, वो किसने दी थी? फ्रांसिस गाल्टन ने दी थी। यानी कि आंकड़े अनुवांशिकता के बारे में हमें किसने बताया था? जो सिद्धांत था आंकड़े अनुवांशिकता सिद्धांत, वो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि जो जो कारक होते हैं माता पिता से मिलते हैं या दादा दादी से मिलते हैं। 1/4 माता पिता से गुण प्राप्त होते हैं अनुवांशिक, और 1/4 दादा दादी से प्राप्त होते हैं। यानी कि बुद्धि भी कारक जो है वो क्या है, जन्मजात होती है, यानी कि हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। बुद्धि वह कारक है। इन्होंने बुद्धि शब्द दिया 1885 में। तो इन्होंने क्या बताया इसको, इन्होंने बताया इसके बारे में, फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि के बारे में किसने बताया? फ्रांसिस गाल्टन ने। इन्होंने बताया कि ये क्या होती है भाई, जन्मजात शक्ति होती है, एक जन्मजात शक्ति होती है जो किसी से अर्जित नहीं होती। क्योंकि इनके द्वारा बताया गया है कि जो कुछ बच्चे को प्राप्त होता है वो अनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है। तो बुद्धि भी क्या हुई, अनुवांशिक हुई, यानी हमें कहाँ प्राप्त होती है, जन्मजात प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति, ये प्रदर्शन इसका कैसे होता है, तो बुद्धि का प्रदर्शन होता है, बुद्धि के, देखो पहला पॉइंट कि बुद्धि शब्द किसने दिया, अगर आप हमें बताएंगे तो 1885 में फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। और ये कैसी शक्ति है, जन्मजात, अर्जित नहीं होती। और कैसे इसे हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो हमारी मानसिक क्रियाएं, हम जो भी करते हैं मानसिक क्रियाएं, वह जन्मजात योग्यताएं या आपकी अर्जित की हुई योग्यताएं, इन सभी का समूह जो आप प्रदर्शित करते हो। जो कुछ भी जन्मजात आप में योग्यताएं हैं वो तो जन्मजाती हुई, और एक आपने जो अर्जित की वो योग्यताएं, उन योग्यताओं का योग क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। ठीक है, ये बुद्धि के बारे में किसके द्वारा बताया गया? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा बताया। तो सर्वप्रथम आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि बुद्धि शब्द जो है वो हमें किसने दिया। अब बुद्धि शब्द जो हमें दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि शब्द फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा दिया गया। और ये कैसा नहीं है, अर्जित नहीं होता बुद्धि में, यानी कि सिंपल सी चीज ये है कि बुद्धि जन्मजात होती है। उसके बाद आईक्यू लेवल बढ़ता है, हम ये कह सकते हैं बुद्धि का विकास करते हैं। लेकिन अपन ये कहें कि बुद्धि आई कि नहीं आई, ये जीवन में जब हम पैदा होते हैं तभी हमारे साथ आती है। फिर हम धीमे धीमे उसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसका विकास करते हैं, आईक्यू बढ़ाते हैं, इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट बढ़ाते हैं, यानी बुद्धि लब्धि बढ़ाते हैं, ना कि बुद्धि। बुद्धि तो जन्मजात ही होती है। जो कुछ डिपेंड होता है हमारी बुद्धि पर, हमारा बुद्धि किस तरीके से आगे जीवन में कार्य करेगी, ये हमारे अनुवांशिक लक्षणों पर निर्धारित होते हैं, हमारे पूर्वजों की बुद्धि पर निर्धारित होता है। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो बुद्धि के बारे में ये बताया इन्होंने, फ्रांसिस गाल्टन ने, कि ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है भाई, ये जन्मजात होती है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कि बुद्धि के बारे में, बुद्धि के प्रकार कितने बताए गए। तो सर्वप्रथम आपके साइंटिस्ट जो थे जिनका नाम था थॉर्नडाइक, ठीक है,
थॉर्नडाइक और दूसरे विद्वान हमारे जो थे जिनका नाम था गैरेट, इनके अनुसार क्या किया गया, बुद्धि को तीन तीन प्रकार बताया गया। इन दोनों ने, इन्होंने भी बताया कि बुद्धि के तीन प्रकार होते हैं और गैरेट ने भी बताया बुद्धि के तीन प्रकार होते हैं। दो नाम तो गैरेट व थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए वो सामान्य एक जैसे थे, लेकिन एक तीसरा नाम जो था उसके लिए दोनों ने अलग अलग शब्द का प्रयोग किया। जैसे थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया सबसे पहले यांत्रिक बुद्धि, यानी कि गामक, जो सामने दिखाई देता है उसके देखने पर उसी प्रकार का व्यवहार करना, यानी इसको व्यवहारिक बुद्धि भी कह सकते हैं। मतलब हमें जो दिखाई दे रहा है उसी तरीके से कार्य करना, जो वस्तु दिख रही है उसका उसी तरीके से उपयोग करना। हालांकि उसका और क्या उपयोग किया जा सकता है, ये हम अगर सोच विचार करते हैं तो हमारी बुद्धि में चला जाता है, और वो बुद्धि हमारी कैसे कहलाती है, अमूर्त बुद्धि। और तीसरी हमारी कौन सी बुद्धि होती है, वो होती है हमारी सामाजिक बुद्धि। ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। लेकिन थॉर्नडाइक ने तो ये तीन प्रकार की बुद्धि दी, गैरेट ने भी ये भी तीन प्रकार की बुद्धि दी, लेकिन यांत्रिक की जगह पर गैरेट ने एक शब्द बुद्धि का प्रयोग किया, जो दिखाई देता है उसके लिए शब्द प्रयोग किया मूर्त, यानी इसे यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं और मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार। अब क्या हुआ, अब जो यांत्रिक बुद्धि हमें दिखाई देती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि यांत्रिक का मतलब क्या है, यांत्रिक का मतलब क्या है, देखो यांत्रिक का मतलब यहाँ हम यंत्रों से भी ले सकते हैं, यानी कि जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग करना, यंत्रों को उपयोग करना, यानी यांत्रिक गुणों की योग्यता, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमें जो दिखाई दे रहा है उसका उपयोग करना, उसे देखना, तो हम यंत्रों का उपयोग करते हैं, यानी कि यांत्रिक गुणों की योग्यता इस बुद्धि के अंतर्गत आती है कि प्रधानता, हम ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति कौन सी बुद्धि का कहलाता है, यांत्रिक बुद्धि का कहलाता है। साथ में हमने क्या बोला कि हमें जो दिखाई देता है, तो हमें जो दिखाई देता है हम उसी तरीके से व्यवहार करते हैं, तो इसे व्यवहारात्मक बुद्धि भी कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस बुद्धि को व्यवहारात्मक बुद्धि के नाम से जाना जाता है, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि व्यवहारात्मक बुद्धि यांत्रिक बुद्धि को बोला जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी कि जहाँ हम कल्पना करते हैं, और कल्पना में हम किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, तो कल्पना करते हैं तो कल्पना में हम ध्यान देते हैं अपने विचारों पर। किसकी चर्चा करते हैं, विचारों की। यानी कि ये बुद्धि, जो व्यक्ति शब्द व विचारवान होता है, यानी विचार करता है, उसकी बुद्धि किस प्रकार की बुद्धि कहलाती है, अमूर्त बुद्धि कहलाती है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और दूसरा हम अब बात करते हैं कि सर आपने बता दिया है कि व्यवहारात्मक जो बुद्धि होती है वो यांत्रिक बुद्धि होती है, तो ऐसे किस प्रकार के लोग होते हैं जिनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। मैं इसको फिर से बता दूंगा, मैं जस्ट इसके एग्जांपल बताना चाहता हूं आपको कि यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि या यांत्रिक गुणों की प्रधानता जिनमें होती है, या व्यवहारात्मक बुद्धि के अंतर्गत किन प्रकार के व्यक्ति जिनको आप देखकर बता सको कि ये व्यवहारात्मक बुद्धि वाले होते हैं। तो जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि एक इंजीनियर, एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, एक इंजीनियर, ठीक है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं जैसे अपना डॉक्टर है, मैकेनिक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो जैसे डॉक्टर, एग्जांपल लेता हूँ, डॉक्टर पेशेंट को देखकर उसकी बीमारी के बारे में बताता है, फिर उसके अनुसार वह उसका इलाज ढूंढता है। तो उसने देखा, जो साक्षात था, जो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष था, तो प्रत्यक्ष चीज़ों को देखकर उसका उपयोग करना, ये क्या कहलाता है, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है, याद रखना। तो डॉक्टर भी यही कार्य करता है, इंजीनियर भी क्या करता है, स्थिति देखता है, उसी के अनुसार वस्तुओं का निर्माण करता है। उन्होंने कि भाई ये प्लाट इतने का है, मुझे इतने में ही पूरा बेडरूम ये सब चाहिए, उन्होंने कहा मेरे पास इतनी बड़ी जगह, मुझे ये चाहिए। तो वो स्थिति स्थान के अनुसार उसी प्रकार का आर्किटेक्ट करके एक डिजाइन बना के देता है, ठीक है। तो इंजीनियर हुआ, डॉक्टर हुआ, ठीक है, या मैकेनिक हो गया आपका, ठीक है, मैकेनिक हो गया, मनोचिकित्सक हो गया, खिलाड़ी हो गया। इस प्रकार के बुद्धि वाले, जो इस प्रकार के व्यक्तियों को एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मनोचिकित्सक किस प्रकार की बुद्धि वाले होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि ये अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। अमूर्त बुद्धि नहीं, मूर्त बुद्धि वाले होते हैं, यांत्रिक बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। अब इनके बाद मैं बात करता हूँ, अपन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि फिर मैं अमूर्त बुद्धि को डिफाइन करूँगा, तो ये साफ करूँगा मैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं फटाफट से कि अमूर्त बुद्धि में किसको बारे में बता रहा था कि भाई शब्द, देखो मूर्त को जोड़ सकते हो आप यंत्र से, यांत्रिक बुद्धि, यंत्रों के बारे में जानना, मूर्त बुद्धि। शब्द व विचार करना, अमूर्त बुद्धि, ठीक है। विचार, तो भाई विचार कौन करता है, ध्यान दे, तो दार्शनिक करता है भाई,
दार्शनिक फिलोसोफर क्या होते हैं, कैसी बुद्धि वाले होते हैं? तो फिलोसोफर जो होते हैं हमारे, तो हम ये कह सकते हैं सोच विचार ऐसी ऐसी गणनाएं करते हैं कि भाई विचार करते हैं, लोगों के बारे में सोचते विचारते हैं, समाज के बारे में सोचते विचारते हैं। तो दार्शनिक हुए आपके, वैज्ञानिक हुए आपके, ठीक है, ये भी दूर की सोचकर ही कार्य करना प्रारंभ करते हैं, पहले विचार लेके आते हैं। वकील, दृश्य को जो उसने देखा नहीं है बट उसके बारे में धारणाएं बनाता है, तभी तो भाई वो बोल पाता है कि भाई ऐसा ऐसा ये चीजें। पत्रकार, ठीक है, ये तो ये सबकी बुद्धि किस प्रकार से अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत ही आती है। एक जस्ट और जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपसे बोल दिया है रचनात्मक बालक किस प्रकार की बुद्धि में आता है? तो रचनात्मक मतलब उसने कल्पना की है, तो रचनात्मक बालक भी इसी के अंतर्गत आता है। समझ में आया इतना? ठीक, ये हो गया अमूर्त बुद्धि। अब बात करते हैं सामाजिक या सामूहिक बुद्धि, यानी कि जिनके अंदर, ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है। जिनके अंदर क्या होती है भाई? सामाजिक गुणों की प्रधानता होती है। वो किस प्रकार के बुद्धि वाले होते हैं? सामाजिक बुद्धि वाले होते हैं। अब ऐसे कौन लोग हैं भाई? आप बता सकता है, कोई अंदाजा लगा सकता है कि आपके आसपास आजकल तो ऐसी समस्या चल रही है, लॉकडाउन जैसी स्थिति है और बहुत से मजदूर वर्ग हैं जो सहायता के लिए अग्रसर हैं कि उनकी कोई सहायता करे। ऐसे में कैसे लोग आपको एक्टिव दिख रहे हैं? समाज सेवी लोग दिख रहे हैं। तो समाज सेवी यानी समाज सेवक, और दूसरे राजनेता। ये समाज सेवी नहीं होते बट सामाजिक गुण को, समाज को लेकर चलते हैं, तभी नेता बनते, क्योंकि भाई समाज ही वोट देता है इनको, तभी चुनता है। तो इनकी बुद्धि किस प्रकार की मानी जाती है? समाज सेवी। ठीक है, तो अपन ने क्या मान लिया? राजनेता हो गया। ठीक है, और दूसरा राजनेता, और एक आध अगर हम बता सकें आप लोग कि किसकी बुद्धि भाई समाज को लेकर चलने की होती है? व्यापारिक बुद्धि, यानी व्यापारी। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कि किस प्रकार के व्यक्ति में कौन सी बुद्धि पाई जाती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, और वो है हमारा, ये हो गया हमारा बुद्धि। तो सबसे पहले बुद्धि शब्द किसने दिया? फटाफट से एक बार फिर रिवीजन टाइप कर लेते हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कि हमें बुद्धि के बारे में सबसे पहले किसने बताया, और दूसरा फिर मैंने आपको बताया कि थॉर्नडाइक व गैरेट ने क्या किया? बुद्धि के प्रकार बताए। इनके अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि बताई गई। ठीक है, जस्ट अब इसके बाद हम बात करते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत क्या है। तो अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग सिद्धांत दिए। ठीक है, उन पर चर्चा करते हैं। मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन क्लास थी तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग बुद्धि में क्या क्या पढ़ेंगे। आज जनरली हमने सबसे पहले ये जाना बुद्धि शब्द किसने दिए। तो अन्य विद्वानों के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, 2 विद्वानों के अनुसार समझी, बुद्धि की परिभाषाएं भी समझेंगे। अब हम समझते हैं सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि के जनरली, और थोड़ा साफ कर देता हूँ जिससे आपको समझ में है। बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि किन किन विद्वानों के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए। तो पहले अपने विद्वान थे जिनके द्वारा सिद्धांत दिया गया, जिनका नाम था हमारे तो हम लोग पढ़ने वाले थे कि बुद्धि के सिद्धांत। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए। तो सबसे पहला सिद्धांत और इम्पोर्टेंट सिद्धांत पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं एक तत्व सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं एक खंड सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं इकाई सिद्धांत। इतने नाम से ये जाना जाता है। अब सबसे पहले आता है कि किस विद्वान के द्वारा ये दिया गया। तो ये दिया गया हमें अल्फ्रेड बिनी। ठीक है, बुद्धि लब्धि सारणी आप जानते ही होंगे। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे सभी के बारे में और बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में। तो अल्फ्रेड बिनी ने ये सिद्धांत दिया, और इनका ये सिद्धांत ये बताता है एक तत्व, इंग्लिश में अगर हम इसको बोलें तो अगर केमिस्ट्री में हम जाएँ तो ये क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट यानी सिंगल एक
परमाणु, एक परमाणु या विभिन्न प्रकार के एक जैसे ही परमाणुओं से मिलकर बना अणु, तो वो भी क्या के अंतर्गत आता है, हमें कह सकते हैं कि वो एटम कहलाता है। लेकिन सिर्फ वो एक पार्टिकल, एक पार्ट क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है, यानी तत्व कहलाता है। ये रसायन विज्ञान बात है, लेकिन आप यहाँ समझो, यहाँ एक तत्व का मतलब है, जैसे मैंने ये बना दिया तो ये क्या हो गया, एक तत्व, ठीक है। तो एक तत्व होता है यानी कि बुद्धि के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का तत्व होता है जो सभी में पाया जाता है। ये किसने बताया, अल्फ्रेड बिने ने बताया। और इन्होंने ये क्या बताया कि भाई अपन इसको क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, अविभाज्य, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। सभी जीवों में यानी मनुष्य में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, इसके बहुत सारे फैक्टर नहीं होते, बहुत सारे खंड नहीं होते। ये किसने बताया, हमें अल्फ्रेड बिने ने बताया। इसलिए क्या कहा जाता है, एक तत्व, एक कारक, एक खंड, इकाई, सिद्धांत, सिर्फ एक, ओनली एक, इसके बहुत सारे फॉर्म नहीं है, एक ही प्रकार की बुद्धि सभी में होती है। क्या आप लोग जानते हैं कि सभी में एक प्रकार की बुद्धि होती है? नहीं होती। संगीतज्ञ अलग होता है, खिलाड़ी अलग होता है, उसकी बुद्धि अलग होती है, इंजीनियर अलग होता है, डॉक्टर अलग होता है, सभी की बुद्धि अलग अलग होती है, यानी कि बुद्धि के बहुत सारे खंड होते हैं। इसलिए इनकी जो सिद्धांत था, इनका एक सिद्धांत, इसकी आलोचना की गई, तो जो जॉनसन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी आलोचना की थी, ठीक है। तो ये था सिद्धांत, किसके द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया। क्लियर, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं, दूसरा हमारा सिद्धांत है, स्क्रीनशॉट ले लिया हो आप लोगों ने। दूसरा हमारा सिद्धांत है द्वितत्व, द्विखंड, द्विकारक, ठीक है, ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत हमें दिया स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन हमारे साइंटिस्ट हैं। दूसरा सिद्धांत है हमारा द्वितत्व, द्विखंड या द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये सिद्धांत दिया गया हमारा स्पीयरमैन, जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा दिए गए, स्पीयरमैन विद्वान के द्वारा दिए। अब इनके द्वारा बताया गया दो प्रकार के कारक होते हैं, एक होता है सामान्य कारक और एक होता है विशिष्ट कारक। दो खंड होते हैं बुद्धि के, ठीक है, यानी इसमें सिर्फ एक तत्व होता है, इसको बोलते हैं हम जनरल फैक्टर, ठीक है। और विशिष्ट कारक होते हैं अनेक, बहुत सारे तत्व होते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक तत्व मिला है ये होता है जन्मजात, और जो विशिष्ट कारक होते हैं वो हमें जनरल कारक से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए वो कैसे कहलाते हैं, अर्जित। ध्यान से समझना, और इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले स्पीयरमैन ने हमें दो प्रकार के कारक बताए, एक होता है सामान्य, एक होता है विशिष्ट। सामान्य वो जो हमें हर व्यक्ति के अंदर होता है, जब जीव पैदा होता है, मनुष्य जीव जब पैदा होता है तो उसके अंदर एक इकाई होती है, बुद्धि, एक खंड, फिर उसका वो प्रचार प्रसार विकास किस तरीके से करता है, फिर वो अपने में विशिष्ट योग्यताएं बनाता है। तो वो जो एक तत्व प्राप्त हुआ वो सभी में था, ठीक। तो वो एक तत्व है जनरल फैक्टर, सामान्य कारक कहलाता है, और एक विशिष्ट कारक जिसे हम बोलते हैं जनरल फैक्टर, और एक होता है हमारा विशिष्ट कारक जिसे हम कहते हैं स्पेशल फैक्टर, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं, एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जनरल कोई व्यक्ति है, उसका एक अंदर एक तत्व है, मान लो कोई खिलाड़ी ले लिया हमने। अब खिलाड़ी ने बहुत अच्छा खेल खेला, खेल खेलने के सम्मान पर उसे नेता बना दिया गया, ठीक है, स्पेशल फैक्टर हो गया। नेता के बाद में पता चला कि वो खिलाड़ी है, उसको किसी सेना में भी सम्मान दे दिया गया, ये उसका दूसरा कारक हो गया, अर्जित किया है उसने, ठीक है। अब मान लो किसी मूवी मेकिंग में उसे ले लिया गया एज ए हीरो खिलाड़ी को, जैसे विराट कोहली है भाई, S1 S2 और आजकल एक स्टार बने हुए हैं तो S3, ठीक है। तो इस तरीके से उसने जो अलग अलग कारक हैं वो सामान्य कारक से ही प्राप्त किए। तो ये सामान्य कारक जो है जनरल फैक्टर है, GF, ठीक है, जनरल फैक्टर है, ठीक है। ये एक तत्व है और इसी एक तत्व से उसे अनेक तत्व प्राप्त हुए, तो विशिष्ट, जो विशिष्ट कारक कहलाते हैं ये आपके विशिष्ट कारक है, ठीक है, ये विशिष्ट कारक है। और एक तत्व है वो आपका कैसा कारक है, सामान्य कारक है। तो सामान्य कारक से विशिष्ट कारक प्राप्त होते हैं। जनरल समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग द्विकारक सिद्धांत। क्लियर सभी को, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला हमारा है त्रिकारक सिद्धांत, ठीक है। ये दो कारक हो गए जो स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए, ठीक। तीसरा अगला है अपना, इसे साफ करता हूँ फटाफट से, त्रिखंड, त्रिकारक, या इसी को बोलते हैं त्रितत्व सिद्धांत। ये सिद्धांत भी किसके द्वारा दिया गया, स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, ठीक है, स्पीयरमैन के द्वारा।
अब इन्होंने अभी दो तो बताई थी आपको, तीसरा फैक्टर भी इन्होंने कर दिया। पहला इन्होंने वही बताया था हमें सामान्य, दूसरा इन्होंने बताया था आपको विशिष्ट, और तीसरा इन्होंने ले लिया समूह। जब सामान्य और विशिष्ट के बीच में ग्रुपिंग हो जाए तो समूह कारक बुद्धि कहलाती है। दूसरा विशिष्ट और तीसरा समूह। तो त्रिखंड हो गए, तीन तत्व हो गए, त्रिकारक हो गए, सामान्य और विशिष्ट, यानी जनरल से सामान्य जो पैदा हुआ, जनरल से सामान्य से विशिष्ट स्पेशल पैदा हुआ, तो ये आप कॉमन एरिया देख रहे हो, ये क्या बन गया हमारा समूह। जैसे हम एक एग्जांपल अब ले लेते हैं, मान लो कि कोई हमारा अभिनेता है, ठीक है, अभिनेता है, और अभिनेता अब भाई वो बन गया सांसद, ठीक है। तो एग्जाम्पल शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, तो ये इनका जो ग्रुपिंग है जो इन्होंने अर्जित किया हुआ है वो क्या कहलाएगा, समूह। क्या कहलाता है, समूह कारक कहलाता है। तो इस प्रकार से त्रिखंड त्रिकारक बुद्धि कहलाती है। समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फटाफट से। अगला देखिए, और इनको हम लोग समूह में ग्रुप फैक्टर भी, ग्रुप फैक्टर के नाम से जान सकते हैं। जनरल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर हैं, ग्रुप फैक्टर, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारा, ये त्रिखंड हो गया। त्रिखंड के बाद में बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, तीसरा सिद्धांत था। पहला था हमारा दूसरा एक तत्व सिद्धांत, दूसरा द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत भी स्पेयरमैन ने दिया था। तीसरा त्रितत्व सिद्धांत था, त्रिकारक सिद्धांत है, ये भी स्पेयरमैन दिया था। चौथा हम पढ़ते हैं हमारा चौथा बहुखंड सिद्धांत, ठीक है। यानी कि बुद्धि में बहुत सारे खंड होते हैं। अब ये सिद्धांत दिया हमारा थॉर्नडाइक ने। अब इन्होंने क्या बताया, जरा वो ध्यान से सुनना। अल्फ्रेड ने बताया था कि बुद्धि में एक तत्व होता है, यानी कि एक कण होता है, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि विभिन्न प्रकार के कणों से मिलकर, इन छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है, ठीक है। तब बुद्धि का निर्माण होता है जब बहुत सारे तत्व मिलकर क्या करें, एक रूप धारण करें। उनमें से ही क्या बन जाता है, एक स्पेशल फैक्टर बन जाता है, एक विशिष्ट कारक बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इसे विशिष्ट कारक, यानी कि ये हम जैसे एक कण ले लें, एक वायु, जैसे एक रेत ले लें फॉर एग्जांपल, एक रेत का एक कण ले लें, किसी काम का हमारा नहीं है, लेकिन अगर रेत के बहुत सारे कण हों तो हम बहुत सारा काम में प्रयोग उसे कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, यानी बालू, रेत, रेत की बात कर रहा हूँ मैं, बालू की बात कर रहा हूँ, इसलिए सिद्धांत को बालू सिद्धांत। और फिर मैंने बताया कि छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, तो इसलिए इसे परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया कि बुद्धि में एक कण नहीं होता, बहुत सारे कण होते हैं जिससे मिलकर पूरा बुद्धि बनती है। समझ में आया, बहुत सारे कारक होते हैं, तो इसलिए इसे क्या कह देते हैं हम लोग, परमाणु सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्लियर, ये दिया हमें थॉर्नडाइक ने। ये हो गया हमारा बहुखंड सिद्धांत, एक खंड सिद्धांत, द्विखंड सिद्धांत, त्रिखंड सिद्धांत, बहुखंड सिद्धांत। अब आता है आपका बहुआयामी। अब हम आयाम पर बात करते हैं। अभी हमने खंडों पर बात की, अब हम क्या पे बात करते हैं, आयाम पर बात करते हैं, ठीक है। तो बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत, इसे जरा ध्यान से पढ़ना। बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत। अब बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत जो दिया गया था, वो दिया गया था हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। इनके द्वारा जब उस समय सिद्धांत दिया गया था, तब इनके द्वारा बताया गया था कि बुद्धि 7 प्रकार की होती है। ध्यान से जरा समझना, जब इनके द्वारा 1983 में बताया गया था कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है 1983 में। क्लियर, सभी को इतना समझ में आया। अब इसके बाद में 1998 में इन्होंने क्या किया, एक प्रकार इसमें और जोड़ दिया। 1983 के बाद प्लस एक प्रकार और किया इन्होंने, और 1998 में, तो इसलिए इनके अनुसार कितने हो गए फिर 8 प्रकार, ठीक है। अब उसके बाद में इन्होंने क्या किया, सन 2000 में फिर से इसमें एक +1 किया, एक प्रकार का और बुद्धि को बताया, और वो बुद्धि को इन्होंने बताया, उसका भी नाम बताता हूँ मैं, तो क्या हो गई 9 प्रकार की, ठीक है। और उस बुद्धि एक प्रकार जो जोड़ा वो इन्होंने बताया अस्तित्ववादी। हालांकि ये प्रकार था प्रकृतिवादी, अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा।
आप बस यहाँ समझते जाएं, प्रकृतिवादी और ये जोड़ा अस्तित्ववादी। फिर 2000 के बाद इन्होंने ये पूरी बुद्धि समझनी है। इससे पहले की बुद्धि से हमें रिलेशंस हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, इनके बाद की मान्य नहीं हुई तो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट जानना है। 2002 में इन्होंने आज एक प्रकार और जोड़ा बुद्धि का। तो कितनी प्रकार की होगी बुद्धि? 10 प्रकार की। और वो जोड़ा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, ठीक है। और 11वां प्रकार यानी एक और जोड़ा, और वो कब जोड़ा? 2004 में एक प्रकार और जोड़ा, और वो प्रकार इन्होंने जोड़ा, इसको नाम दिया इन्होंने नैतिकतावादी बुद्धि, ठीक है। ये इतनी सारी बुद्धियां जोड़ी, लेकिन 9, 10, 11 ये बुद्धियां जो थी वो क्या नहीं की गई? ये बुद्धियां मान्य नहीं की गई। अगर हम लोग बात करें तो ये बुद्धियों को क्या नहीं दिया गया? हमारे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कोई महत्व नहीं दिया गया, माना नहीं गया। तो ये बुद्धियां क्या नहीं की? मान्य नहीं की गई। तो आज वर्तमान समय में अगर आपसे पूछे हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की, तो आप लोग तुरंत आंसर देंगे कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की होती है। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक। अब हम देखते हैं कि वो 8 प्रकार की बुद्धियां थी कौन सी। इतना पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप पढ़ सकें घर पे, ठीक है। बताता समझाता तो मैं चल ही रहा हूँ। चल अब देखते हैं अपन कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार ये 8 प्रकार की बुद्धि जो मान्य है, और अस्तित्ववादी, आध्यात्मिक और नैतिकतावादी जो मान्य नहीं की गई, और उनके अलावा कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो बुद्धि के बहुआयामी सिद्धांत में हम 8 प्रकार की बुद्धि को लिख रहे हैं। 8 प्रकार की बुद्धि मान्य है। किसके अनुसार मान्य? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। किस सिद्धांत में मान्य है? तो बहुआयामी सिद्धांत में, कि बुद्धि का बहुत सारे आयाम होते हैं। जैसे पहली है आपकी भाषाई बुद्धि। अब भाषा जिसमें भाई बोलने का तरीका हो, बहुत ज़्यादा बोल सकता हो व्यक्ति, ठीक है, शब्दों का वर्णन कर सकता हो, तो बोलने वाला भाषाई बुद्धि। तो वकील, पत्रकार, ठीक है, लेखक, कवि, ये सब की बुद्धि किस प्रकार की मानी जाती? भाषाओं का भंडार, यानी कि इनके पास वर्णों का भंडार है, ये बहुत अच्छी तरीके से भाषा को प्रकट कर सकते हैं। फिर आता है तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि मतलब समझिए आप, जो तर्क वितर्क कर सके, जो किसी भी चीज़ में अपना तर्क यानी अपनी बुद्धि को लगाकर वहाँ तर्क प्रकट कर सके कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है, ये चीज़ ये नहीं ये हो सकती है, तो उसे अपन कह सकते हैं वैज्ञानिक, या हम उन्हें कहते हैं गणतज्ञ, ठीक है ना, गणतज्ञ, ठीक। फिर इसके बाद आता है तार्किक बुद्धि के बाद हम लोग बात करते हैं शारीरिक बुद्धि। अब शारीरिक, भाई शारीरिक रूप से बलिष्ठ शरीर पर ध्यान देने वाले लोग, तो खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी, ठीक है। ज़रा इसको पास पास रखते हैं जिससे आपको ये 8 बुद्धि में यहीं पे क्लियरली। भाषाई बुद्धि के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि में एग्जाम्पल मैं समझा ही चुका हूँ, तो मैं तो वैज्ञानिक है ना, गणतज्ञ। दूसरा, तीसरा हम बात कर रहे थे शारीरिक बुद्धि, जो भाई शरीर पर ध्यान देते हैं। शारीरिक बुद्धि अपने शारीरिक बलिष्ठ होने का प्रभाव रखते हैं। तो जैसे हमारा क्रिकेटर यानी कि खिलाड़ी, ठीक है, उस अपनी शारीरिक योग्यताओं का उपयोग करते हैं और प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? अपने शारीरिक बुद्धि वाले लोग कहलाते हैं नर्तक, ठीक है, और शल्य चिकित्सक, ठीक है। इसके बाद चौथा बुद्धि की बात करें, वो बुद्धि है हमारी कौन सी? हम ये कह सकते हैं कि गायन, ठीक है, यानी संगीत बुद्धि, गायन बुद्धि या संगीत बुद्धि। अब ये तो आपको पता ही है कि संगीत गायन ये किन के अंदर आता है? तो वादक, संगीतकार, गीतकार, है ना, संगीतकार, वादक, है ना, वादक माने बजाने वाला, किसी भी यंत्र को बजाने वाला, वो वादक कहलाता है। ये क्लियर ना समझ में आ रहा हो तो। इसके बाद में आता है आपकी स्थानिक बुद्धि, जो किसी स्थान की छवि को अपने किसी भी आर्ट में कहीं भी देखा हुआ किसी भी रूप को किसी जगह पर पेश कर सके, वो स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो मूर्तिकार, किसी भी प्रकार की मूर्ति को जो बना दे वो मूर्तिकार स्थानिक बुद्धि। स्थान को वहाँ अपन कह सकते हैं पेंटर, अपना चित्रकार, ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आती हैं।
छठवा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसको जरा समझ लो, जो दूसरे के विचारों को समझकर और उसके बारे में बता सके, वो अंतर्वैयक्तिक होता है। तो वो क्या कह सकते हैं अपन, वो होता है अपना चिकित्सक, मनोचिकित्सक कह सकते हैं अपन इसको, व्यापारी, राजनेता, बिल्कुल, तभी तो उसे पता है कि कहाँ कौन सा झांसा देना है और जनता से वोट ले लेने हैं, ठीक है। अंतर्व्यक्ति, अंतराव्यक्ति, जो स्वयं के बारे में जाने, स्वयं के बारे में कौन जानता है भाई, सन्यासी, जानता कि नहीं जानता, सन्यासी, संत, ठीक, योगी, ठीक है, ये लोग ये अपने बारे में जानते हैं, है ना, योगी। और आठवां जो मैंने बताया कि जो जोड़ा गया था 1998 में, वो थी आपकी कौन सी, प्राकृतिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि थी, प्राकृतिक बुद्धि। अब प्राकृतिक बुद्धि किसकी, किसान, प्रकृतिवादी, जीववादी, जीव वनस्पति शास्त्री, है ना, इस प्रकार की बुद्धि को रखते हैं, ठीक है। तो ये सारे 8 प्रकार हैं जो हमें हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताए गए थे। ये बुद्धि के बहुआयाम हैं, क्लियर। तो ये हमारे 5 सिद्धांत थे जो हम लोगों ने पढ़े, ठीक है। और भी सिद्धांत हैं और बहुत सारी परिभाषाएं हैं, तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में उन सिद्धांतों को और पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बुद्धि की परिभाषा पढ़ेंगे। मैं बता चुका हूँ ये टॉपिक बहुत बड़ा है और आज से, पिछले क्लास में भी मैंने ये बोला था कि आज से कंटिन्यूस है, लेकिन अब ये लगातार रहेगा और विद इन 3 या 4 डेज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी मैं लगवाऊंगा। डिजिटल क्लासेस जैसे ही अपना चालू होता है फिर से, तो फिर हम लोग अपनी स्क्रीन ऑन स्क्रीन पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।